हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही आप लोगों को बता दूं मैं कि आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। जितने बच्चे कॉन्करेंट लाइव आज यहाँ पर में रहेंगे उतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए मैं ऐप में हर किसी बच्चे के लिए अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे भी और इसी के ऊपर में बेस बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूं। तो जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर लाइक कर दिया है तो। और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर किसी को बोलिए। और आप लोगों ने भी पूरा सेशन को आखिरी तक देखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी लेकर आया हूं। हम लोग आज 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। ऐसे करते करते सारे आर्टिकल्स हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सभी को गुड इवनिंग, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर में रहा। जल्दी बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये DSSB में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और आगे में आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत के संविधान को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको बेसिकली एक पार्ट में या चैप्टर्स के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, चैप्टर्स जिस तरीके से एक बुक के अंदर में चैप्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर मैं आप समझ लीजिए जैसे पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर जो है 5 तक, 4 तक के आर्टिकल्स आप लोगों के दिए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के जो है ये भारत का नाम और उसके एरिया से डील करते हैं, उसके राज्यों से डील करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जो है ये नागरिकता से डील करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, तो नागरिकता से डील कौन सा करता है? पार्ट नंबर 2 करता है। पार्ट नंबर 3 जो है ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो है ये DPSP से डील करता है, DPSP। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पार्ट नंबर 2 नागरिकता से डील करता है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। पार्ट नंबर 1 भारत का नाम और उसके एरिया से, पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2 नागरिकता से, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट और भाग नंबर 4 ठीक है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएंगी, तो आप पूरा सेशन अच्छे से देखिए। सारे के सारे इसके ऊपर में मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? कौन सी पल्लवों की राजधानी थी इनमें से? ऐहोल, पुहर, रायचूर दोआब या कांचीपुरम? ठीक है, पल्लव। देखिए, दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, एक समय ऐसा था जब पल्लव शासकों का शासन था, पल्लव राजाओं का। ठीक है, पल्लव राजवंश का कई सारे शासक हुए उसके अंदर में से। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे पर बसी हुई कांचीपुरम, या जिसको शॉर्ट में कांची भी बोला जाता है, तमिलनाडु में मिलेंगे आज आपको, ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, यही कांची के अंदर में ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कैलाश नाथ टेम्पल मिलेगा। कैलाश नाथ टेम्पल आप लोगों को मिलेगा। ये कैलाश नाथ टेम्पल जो है ये नरसिंह वर्मन 2 ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द सेकंड ने। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। तो कैलाश नाथ टेम्पल नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था और ये नरसिंह वर्मन 2 पल्लव वंश का राजा था। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। हर कोई बच्चा जल्दी से पहले कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे। ठीक है, कांचीपुर कैलाशनाथ टेम्पल कहां पर में है? ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में मिलेगा। नरसिंह वर्मन 2 ने बनाया था और नरसिंह वर्मन 2 जो है पल्लव वंश का शासक था। कमेंट के अंदर में हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से लिख देगा। ठीक है, चलिए आज जितने बच्चे कॉन्करेंट लाइव रहेंगे यहाँ पर मैं आखिरी तक मैं उतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता है? इंडियन मैकियावेली। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, मैकियावेली कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूरोपियन थिंकर थे ये। ठीक है, इन्होंने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, जिसमें जो है डिप्लोमेसी, ठीक है, और अर्थ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। वैसे ही जैसे ये मैकियावेली थे, ठीक है, यूरोपियन, हमारे भारत की तुलना मैकियावेली से किसके साथ में की जाती है? तो आप लोगों ने याद रखना है ये की जाती है कौटिल्य, चाणक्य के साथ में। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चाणक्य या जिनका नाम कौटिल्य भी था, ठीक है, उनके साथ में इसकी इनकी ये की जाती है। वैसे कौटिल्य ज्यादा पुराने, मैकियावेली तो आज से 500 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ये नाम नोमेनक्लेचर किया हुआ है। तो इंडियन मैकियावेली किसको कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। ये लिख लेंगे आप सभी। ओके, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखेगा। कौटिल्य या चाणक्य जो है इंडियन मैकियावेली कहलाए जाते हैं। ओके, और मैकियावेली कौन थे? जैसे चाणक्य थे जिन्होंने फिलोसॉफिकल अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है, ठीक है, चाणक्य ने, वैसे इन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी है।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है ब्लैंक में किसके द्वारा की गई थी, जल्दी बताइए। चलिए चाणक्य का और कौटिल्य का एक और नाम है, वो भी बता दीजिए मुझे, उनका एक और नाम क्या है, कमेंट के अंदर में बताएंगे आप लोग। यंग बंगाल आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, ठीक है, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर में हम एक पूरा सेशन भी ले लेंगे जिसके अंदर में हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे ब्राह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, उसके बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो आत्माराम पांडुरंग जो है उन्होंने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आता है, ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 के अंदर में न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट के द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, रामकृष्ण परमहंस उनके जो गुरु थे उनके नाम पर, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। यंग बंगाल आंदोलन, ये याद रखेंगे आप लोग, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से एक संस्था मदर टेरेसा ने बनाई थे, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन अगर सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी आ जाए, इंडिया की जगह सर्वेंट्स ऑफ पीपल आ जाए, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, तो ये बनाए थे लाला लाजपत राय ने। ये दोनों में फर्क है और दोनों ही एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखिए आप सभी के सभी। चलिए नाउ हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये पूरा का पूरा आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में मिल जाएगा। आज कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी करवा दूं लास्ट में, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग मोटिवेट करोगे उतना ज्यादा हम लोग जो है और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी के सभी, कितने लोग चाहते हैं कि लास्ट में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करें, और ऐसे ही हम लोग हर बार कुछ कुछ आर्टिकल्स जो है वो करते रहे लास्ट के अंदर में। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का भारत में अस्पृश्यता के अभ्यास के कारण उल्लंघन किया जाता है। देखिए अनटचेबिलिटी, अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ में छुआछूत किया है, ये बोलकर कि ये छोटी जाति का है, ऊंची जाति का, या इस तरीके से कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपने उनको पानी भरने से रोका कुएं से, या फिर सार्वजनिक जगहों पे जाने से रोका, या कुछ भी ऐसे किया, तो एक्चुअल में अनटचेबिलिटी जो है इसका एबॉलिशन कर दिया गया भारत में आर्टिकल नंबर 17 के तहत। और आर्टिकल नंबर 17 जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वेलिटी वाला जो एक पूरा का पूरा उसका चैप्टर है, राइट टू इक्वेलिटी, जो कि 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स कवर करता है, उसके बीच में आता है ये, ठीक है। तो राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल नंबर 17 के, आर्टिकल नंबर 17 इसी के अंदर में भाग है, तो राइट टू इक्वेलिटी का हनन होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर में देखिए कि राइट टू इक्वेलिटी के जो आर्टिकल्स है हमारे, ठीक है, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक वाले पार्ट में दिए गए, ठीक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक के जो आर्टिकल है उनको राइट टू फ्रीडम बोला जाता है, ठीक है, वो फ्रीडम से रिलेटेड वाले आर्टिकल है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 और 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये वाला भी आप लोगों से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी पूछा जाता है आप लोगों से, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 तक के जो आर्टिकल्स है उनके बारे में बात हो रही है बेसिकली। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, 29 30 और 31 है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर ये अधिकार नहीं मिल रहे तो कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों के चीज हो जाएंगी। तो अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल आप लोग लिख देंगे जल्दी से, और कौन से वाले मेन कैटेगरी के अंदर में आता है, ये समानता के अधिकार के अंदर में आता है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं आज लाइव, उतना ज्यादा जो है क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज अपलोड भी करूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल, मैंने पूरी प्रियम्बल आपको पेड क्लास के अंदर में करवाई है। जितने भी बच्चे पेड क्लास में उनको पता होगा, प्रियम्बल आपको करवाई है मैंने, आपको टारगेट भी दिया, प्रियम्बल लिखने का टारगेट दिया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दिया गया है, कौन सा जस्टिस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो पूरी प्रियम्बल आपको याद होनी चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग देंगे, ये बात हमने बोली है प्रियम्बल में, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के जस्टिस देने की बात प्रियम्बल के अंदर में की गई है।
हमारी प्रियम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है आप बता सकते हो? ठीक है, कितनी बार और कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत, आप बताइए मुझे जल्दी से। अगर आपने क्लास देखी है तो आप लोगों को याद रहेगा। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में दिल्ली पर पहली बार जो है कौन से राजपूतों ने अधिकार किया था और उनके शासन के अंदर में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली पहली बार जो है राजधानी किसके अधीन बनी थी, बताइए जल्दी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ भी चुका है। तो दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी, ठीक है, तोमर राजपूतों के समय में। तोमर राजपूत थे जिनके समय में पहली बार दिल्ली राजधानी बनी। उसके बाद में फिर चौहान या चाहमान जिनको बोला जाता है, ठीक है, चाहमान और चौहान दोनों एक ही है, ठीक है, चौहान इन्हीं को चाहमान भी बोला जाता है, उनके समय में ये राजधानी बनी थी बाद में। अदरवाइज सबसे पहले दिल्ली राजधानी तोमर राजपूतों के समय में बनी थी। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्यादातर भारत की नदियों की घाटियों और तटीय मैदानों तक सीमित है। देखिए कौन सी मिट्टी है जो नदी घाटियों में, मतलब जहां पर में नदी है उनके पास में, और तटीय मैदानी जो इलाके वहां पर में सीमित है, वहां पर में मिलती है आप लोगों को ये मिट्टी। जी हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास की, ऐप के अंदर में सारी पीडीएफ मिल जाती है जी। तो देखिए जो नदी है ना, यहाँ पर में आप लोग समझिए, जब नदी जो होती है ना, यहाँ पर मैं आपको एक बड़े इसके अंदर में भी दिखाता हूँ। जब नदी पहाड़ी इलाकों से आ रही होती है, ठीक है, तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आती है, वो बहुत सारी चीजों को उखाड़ कर लेकर आती है अपने साथ में। और यही चीज, ये सारी जो चीजें वो उसने उखाड़े, मिनरल्स होते हैं उसमें, कई सारे सब्सटेंस होते हैं, वो इस पानी में मिल जाते हैं। फिर बाढ़ के पानी, बाढ़ जब आती है या जब नदी बह रही होती है तो अपने किनारों पे उसको बिछा देती है, बाढ़ की वजह से थोड़ा अपने आसपास वाले एरिया में बिछा देती है। ठीक है, हमारे भारत का उत्तरी जो इलाका है, नॉर्थ इंडिया का जो मैदानी इलाका है, पूरा का पूरा इस तरह से ही बना है, इस तरह की नदियों के जो है पानी लाने की वजह से, और उसके साथ में जो भी उन्होंने गाद लेकर आए थे, ठीक है, सब्सटेंस लेकर आए थे उसकी वजह से। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स कि एलुवियल सॉइल जो है ये है, और हमारे भारत का लगभग लगभग 40% जो है के आसपास हिस्सा, ठीक है, 40% प्लस ही है, तो लगभग 40% जो हिस्सा है हमारे भारत का, ठीक है, वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया का पूरा जो एरिया है, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर में भी ये जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, चंचल गंगवार जी। देखिए 43% जो है ना वो कई जगह पे दिया हुआ है, कई जगह के ऊपर में 41 दिया हुआ है, इसी वजह से हमने उसको 40% लिया है। ओके, तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। राजा राममोहन रॉय जो है वो इनमें से कौन से वाले समाज के फाउंडर है, या कौन सी वाली संस्था के फाउंडर है वो? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी थी, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था। ओके, प्रार्थना समाज, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। और ब्राह्मो समाज और जो है आत्मीय सभा, ये दो संस्थाएं ऐसी है जो राजा राममोहन रॉय ने बनाई थी, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, चलिए हम 500 के हमारे लाइक्स के पहले टारगेट से केवल 10 लाइक्स दूर है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है, ताकि इसी तरीके से एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को सारी चीजें करवा सकूं। ओके, आज आप लोगों के जितने ज्यादा नंबर रहेंगे बच्चों के, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं मैं ऐप के अंदर में, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या फिर वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है हमारे भारत के अंदर में? भारत का वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? देखिए हमारे भारत के अंदर में वीरता का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, अब तक जो बनाया गया है वो है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। और ये अब तक केवल 21 लोगों को मिला है, 21 लोगों को, 21 जो पीपल है उनको मिला हुआ है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे जो है फ्रेंड्स पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनको ये मिला था, ठीक है, सबसे पहले।
और तब से अब तक केवल 21 लोगों को मिला है। और आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो मिला था ना, लास्ट टाइम वो भी मिला था 1999 के अंदर में, तब से अब तक किसी को मिला भी नहीं है। मेजर मनोज पांडे करके थे, उनको मिला था अंतिम बार 1999 में, तब से अब तक किसी को भी नहीं मिला है। तो आप सोचिए कितना रेयर है ये, कितना कम है। ओके, तो अब तक केवल और केवल 21 विजेता हुए हैं इसके, ये आप लोगों ने याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मेरे पास में था, हिंदी में है, ठीक है, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इंग्लिश के अंदर में आप लोगों को इसको पढ़ के बता दूंगा, तो जो पूछा जा सकता है। तो देखिए, परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में अशोक चक्र आता है, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो ये इसकी हायरार्की है पूरी की पूरी, जो आप यहाँ पर में देख पा रहे हो। ओके, तो कभी हो सकता है आप लोगों को बोल दिया जाए कि उनके हायरार्की वाले क्रम के अनुसार लगाइए, तो आप लोग लगाते आना चाहिए आप लोगों को। ओके, आरपीएस स्टूडियो जी, वो आप ना एक बार नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टीम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरी, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता पूरी की पूरी मदद करेंगे आपकी। ओके, चलिए, तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, मतलब सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, परमवीर चक्र, ये किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे, कितने लोग हैं जिनको अब तक प्रोवाइड किया जा चुका है ये अवार्ड? जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे हर एक बच्चा, स्पीड में। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर करना है, हर बच्चे ने करना चाहिए यहाँ पर में आंसर। ठीक है, परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था, ये भी आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म महासागर धारा नहीं है? अब ये देखिए, आप लोगों को ना इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नॉट तो नहीं पूछा है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आपको इनमें से कौन सी वाली गर्म जल धारा नहीं है, और जल धारा के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिए आप लोग। ओके, तो वार्म नहीं है, वार्म नहीं है मतलब क्या है, वो कोल्ड कौन सी है ये पूछ रहा है आपसे, ये इतना क्लियर है कि मुझे बताओ बस ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? वार्म नहीं है मतलब कोल्ड है, ये पूछा गया है, ये आपको समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो बताओ, मैं आगे मैं बढ़ता हूँ फिर आपको, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, फ्लोरिडा करंट, अलास्का करंट, कैनरी करंट, अगुलहास करंट। देखिए, कैनरी और लेब्राडोर, ये तो आपको मतलब रात में नींद में भी, सपने में भी याद होना चाहिए आप लोगों को कि भाई कैनरी करंट और लेब्राडोर करंट ये ठंडी जलधारा है। मैप के अंदर में दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही फेमस है ये कैनरी करंट। यहाँ देख रहे हो आप लोग, कौन से महासागर में दिख रही है आपको? कमेंट करके बताइए। ये एस शेप का कौन सा महासागर है? ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो ये कैनरी करंट और ये लेब्राडोर करंट, मतलब करंट इन द सेंस मतलब क्या है? जलधारा है, पानी का प्रवाह। ये ऊपर से, मतलब अगर पोल से इक्वेटर की तरफ में इसका प्रवाह है तो वो ठंडी होती है। गल्फ स्ट्रीम, यहां पर में फ्लोरिडा करंट, ये गर्म जलधारा है। अगुलहास करंट कौन से महासागर में मिलेगा आपको, बताइए जल्दी से। अगुलहास करंट कौन से महासागर में मिलेगा, और वो कौन सा दिख रहा है आपको, ठंडा या गर्म दिख रहा है? आप कलर से भी यहाँ पर में पहचान सकते हो, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए। तो अगुलहास करंट गर्म जलधारा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन के अंदर में। ओके, तो यहाँ पर मैं बोला कौन सी वाली गर्म नहीं है, मतलब कोल्ड है, तो कैनरी करंट कोल्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से याद करिए आप लोग। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सारी की सारी चीजें, जितना भी सारे के सारे करंट्स और हर चीज में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी जितने भी बच्चे जो केवीएस एनवीएस के पेड कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम कंटेंट जहां पर मैं आपको 50 मॉक टेस्ट फ्री में मिल रही है, 50 मॉक टेस्ट, आप समझिए, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सक्सेस ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड आप लोगों की ये बैच है। ओके, तो टीयर 1 पूरा का पूरा आप लोगों का जनरल पेपर, जितने भी बच्चे हैं सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 अभी से तैयारी करना चाहते हो, इंटरव्यू गाइडेंस आप अभी से चाहते हो, थोड़ा थोड़ा मिलता रहे आपको, ठीक है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 टीजीटी के लिए, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। केवीएस 1200 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, विच वॉज द ओनली इंडियन स्टेट, ठीक है, जिसको इस आधार पर डिस्पोज कर दिया गया था या हटा दिया गया था उसके वहां के जो नवाब थे उनको, क्योंकि ये आरोप लगा दिया गया कि वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, मतलब अच्छे से अपना शासन नहीं चला रहे। तो शासन ठीक से नहीं चलाने का आरोप लगाकर कौन से इसको किया गया था, और ईयर भी आप लोग मुझे बताएंगे, ईयर भी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि ये ईयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये भी आप बताइए। चलिए, ओके, तो मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर जो है ये किया गया था, अवध के ऊपर में कब्जा। ईयर की अगर बात आती है तो ये हो जाता है 1856, 1856। ठीक है, और उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे,
ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ने कब्जा किया था इसके ऊपर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो अवध के ऊपर में मिस गवर्नेंस, या ये बोला गया कि भाई तुम सही से शासन नहीं चला पा रहे हो तुम्हारे राज्य पर, अब हम कब्जा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि कल आके जो है मैं आपके घर में आके बोलूं, ठीक है, कि आपने अपने घर में जो है झाड़ू मुझे ठीक से नहीं लगाया है, ठीक है, तो आपका घर अब से मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अंजलि कुमारी जी है, सपना जी है, ठीक है, और हमारे जो है गुलाम भाई है यहाँ पर में, रिजवान है हमारा भाई, ठीक है। मान लो आप लोगों का यहाँ पर में ब्रिजेश प्रसाद है, तो मान लो आपने अपने घर में झाड़ू पोछा ठीक से नहीं लगाया, ठीक से नहीं रख पा रहे हो, अब इस की नहीं यार घर साफ होना चाहिए, मैं तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूँ करके, ठीक है, तो मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर ओके अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के दौरान सीरी नाम का एक शहर बसाया गया था, ठीक है, किसने बसाया था ये बताइए मुझे जल्दी से। देखो इतनी बढ़िया ऐसे आप लोग आंसर करते हो ना एकदम स्पीड में, तो मजा आ जाता है पढ़ाने में भी मुझे फिर, ठीक है, तो एकदम स्पीड में आंसर करिए, जो चाहे आपका आंसर जो भी हो, ठीक है, आंसर करिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखो मैं अगर आपको बताऊं, दिल्ली के 3 इंपॉर्टेंट शहरों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो शहर है जो आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखना है वो है दिल्ली ए कुन्हा, दिल्ली ए कुन्हा, ठीक है, दिल्ली ए कुन्हा। ये जो शहर था ये बसाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर यहां पर में एक शहर है सीरी नाम का, सीरी, ये शहर बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन 2 शहरों को जोड़ते हुए एक और शहर बनाया गया था जिसका नाम था जहान पना, जहान पन्हा। ये जो शहर था ये बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली है कुन्हा सबसे पुराना वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, सीरी नाम का शहर अलाउद्दीन खिलजी ने, और जहां पना नाम का शहर मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो प्लीज सीरी नाम का शहर मोहम्मद बिन, ठीक है, सीरी नाम का शहर अलाउद्दीन खिलजी, जहां पना मोहम्मद बिन तुगलक, और दिल्ली कुन्हा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आंसर बता दीजिए यहाँ पर में क्या होगा, किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, 20 का आंसर हो जाएगा। तुमको पता है अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहलाता था, पद्मावत मूवी देखी है आप लोगों में से किसी ने, ठीक है, इसने अपने आप को उपाधि दी थी सिकंदर ए सानी की, सिकंदर, सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी मतलब कि सेकंड सिकंदर, अपने आप को सेकंड सिकंदर बोलता था, ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी खुद को। ओके, तो ये भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आता है कि सिकंदर ए सानी कौन कहलवाता था अपने आप को। देखो ये है मजेदार क्लास, ठीक है। आंसर करते जाइए, जो जो भी मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए, जल्दी से हमें 1000 का आंकड़ा पार करना है। अगर आप चाहते हो कि 1000 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी बच्चों के लिए मैं ऐड कर दूं आज के आज ही, ठीक है, हर एक बच्चा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। और पूरे बच्चे आखिरी तक लाइव रहेंगे, मैं आप लोगों को आज 20 इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स भी कराने वाला हूं। आप सभी लोग रेडी है, एक्साइटेड है, मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि यार हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं अगर से, ठीक है, तो आप लोग उसका प्रतिसाद भी दे रहे हो। जल्दी से। तो भारत के अंदर में सर्वाधिक लगभग जो है 40%, 40 से 43% के बीच में अलग अलग सोर्सेस में आपको मिलेगा, तो लगभग 40% ये जो है आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सब, जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए। मैं आज क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो तो करूंगा ही, बट मैंने कहा है आप लोगों से, मुझे इस बार सारे केवीएस के जितने भी सिलेक्शन है टीचिंग के, वो मुझको टीचिंग परीक्षा से चाहिए। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना करेंगे। कल रात भी मैं रात भर नहीं सोया हूं, ठीक है, आपको पता होगा सुबह भी मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी एस्टेट का, जो आंसर किया ये तब भी, ठीक है। मैं आज आप लोगों के लिए एक और घोषणा कर रहा हूं, पेड स्टूडेंट्स के लिए लूसेंट की सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, और वो क्वेश्चंस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी पेड स्टूडेंट है उन सभी को दे रहा हूं, ठीक है। कल शाम तक वो सारे के सारे अपलोड हो चुके होंगे, और ये सारा ये ऑफर उन बच्चों के लिए है जो, ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले पहले अपलोड हो चुके, एनरोल कर चुके होंगे। पूरी की पूरी जो है बुक के लूसेंट के आपके बना दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके।
ये पहले हमारी टीम ने बोला कि सर बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर में, इसको 99 रुपीज का एटलीस्ट करना चाहिए। हमने बोला नहीं, ठीक है। फिर टीम ने बोला कि जी सर, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो बड़ा है कि हमें सिलेक्शन यहाँ से चाहिए। ओके, तो जितने भी बच्चे जो पेड कोर्स में आज 12 बजे से पहले पहले एनरोल हो चुके होंगे, उन लोगों को, सभी लोगों को मिल जाएगा ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की पुस्तक। ओके, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के। एक इनके ऊपर में ना पूरा टेक्स्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी के अंदर में बहुत महान महान लोग हुए, ठीक है। गांधी जी का पूरा मैक्सिमम जो जीवन है, वैसे वो तो 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर में हुए थे, ठीक है, लेकिन उनका जीवन जो है पूरा वो 20वीं शताब्दी में बीता। तो नेल्सन मंडेला उनमें से एक थे। उनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, वो ये बताती है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर में किस तरीके से भेदभाव हो रहा था गोरे और काले लोगों के बीच में। ये जो गोरे और काले लोगों का जो भेदभाव था उसके खिलाफ वो लड़ते रहे, ठीक है। और इनको, ठीक है, कई साल तक जेल में रखा गया, 27 से 28 साल तक इनको जेल में रखा गया। आप सोचिए 27-28 साल तक आप जेल में रह सकते हो क्या, जस्ट इस बात के लिए कि भाई हमें अधिकार चाहिए, ठीक है, हमें जो है हमारे देश के अंदर में लोगों को अधिकार चाहिए। 27-28 साल तक जेल में रहने के बाद में अलग थलग रखा गया था, अलग आइलैंड के ऊपर में रखा गया था ताकि किसी से मिलजुल ना सके। और उसके बाद में वो जब बाहर निकले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने ये। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद में इनको जो है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज से। और उसके बाद में हमारे भारत के अंदर में भी, ठीक है, भारत रत्न केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया, उनमें से एक नेल्सन मंडेला है। दोनों के नाम आप लोग लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर मैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में आया, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से पूछ ले। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए यहां पर मैं, जल्दी बताइए। देखिए जो भी चीज होती है ना, क्वालिटी चीज होती है, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, ठीक है। पूरी एक टीम होती है, जैसे आपके पास में भी ये लेक्चर आ रहा है, क्लास में भी लेक्चर जाते हैं, इंटरनेट, हर चीज का एक कॉस्ट होता है, खर्च होता है उसका, ठीक है। और जितने क्वालिटी चीज देने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्टिंग लगेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, आपको भी पता है वो सारी चीजें। इस वजह से जो है प्राइस होता है किसी भी चीज का, क्वालिटी की वजह से। बाकी आप समझदार हो। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते थे कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, ठीक है, डब्ल्यूपीसीएस मिसलेनियस के अंदर में पूछा गया आप लोगों का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी से। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप पेड कोर्स से ही क्लियर कर सकते हो, अब आईटी पे इतना मटेरियल पढ़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मटेरियल पढ़ा है, बट सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा वाईटी से पढ़ के ही टॉप कर जाए उस एग्जाम के अंदर में, बट आपको चाहिए एक डायरेक्शन प्रॉपरली और अपने आपको सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। कोर्स बस आपको क्या करेगा कि कोर्स आपको एक दिशा में रखता है, ओके, आप लोगों का जो मेहनत है वो बचाता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ा देता है। बाकी ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बिना कोर्स के आप क्लियर ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल संभावना है, बस एक स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है आपको सारी चीजें। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक निम्नलिखित में से किस देश के लेखक के द्वारा लिखी गई है? भाई नेल्सन मंडेला को ऑथर है इसके साउथ अफ्रीका के, ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हम आंसर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे इसका भी आंसर। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इसके पूछे जाने की संभावना है। इसका आंसर करिए आप लोग, निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के विद्वान ने तबाकत नासिरी लिखी है? तबाकत नासिरी किसने लिखी है? ये पुस्तक में रजिया सुल्तान के बारे में भी लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान बहुत ज्यादा एक काबिल महिला थी, लेकिन महिला का शासन समाज जो बनाया गया है, समाज का जो ऑर्डर बनाया गया है उसके खिलाफ जाता है, इस वजह से, ठीक है, वो शासन नहीं कर पाई, ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है, मिनाज सिराज ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है, किसी भी तरीके से ये बन सकता है आप लोगों का क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ इसके बाकी के भी कुछ जो है वो लिख दूं, जो ऑप्शंस यहाँ पर में है। ठीक है, तो मिनाज सिराज या बिनाज उस सिराज भी लिखा जाता है। तबाकत नासिरी उन्होंने लिखी है। ठीक है, तुगलक नामा किसने लिखी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तुगलक नामा, तुगलक नामा, तो ये अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी चुगली करूं क्या मैं आप लोगों के साथ में? ठीक है, चलिए थोड़ी सी करते हैं इसके बारे में भी, आते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन जो पूछ सकता है उसके ऊपर में वही वाली करेंगे भाई, फालतू नहीं करेंगे अपन। ठीक है, फतवा ए जहांदरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, जहांदरी, ठीक है, ये बर्नी ने लिखी थी। ठीक है, बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ओके, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, उसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक नाम और इब्न बतूता दिया हुआ था वहां पर में। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, तो रेहला नाम की पुस्तक लिखी है उसने, रेहला। इब्न बतूता, पहन के जूता, तुगड़ुक तुगड़ुक, मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में आया था। लिख लो, ये सारी की सारी चीजें काम में आएंगी। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो हजारों लोगों से आगे पहुंचाने वाला है। ओके, कहा का था ये चाचा का लड़का तुम्हारे? मोरक्को का था, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। अच्छा यार, कुछ चुगली करनी थी अपन ने ना, आ जाओ करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। आ जाइए। आपको मालूम है कव्वाली, कव्वाली सुनी है कभी किसी ने? कव्वाली, तो कव्वाली का आविष्कार चाचा खुसरो ने किया था, कव्वाली। ठीक है, कव्वाली, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो कौन सी, ये भी एक तरीके की कव्वाली है, कोई मूवी की है ना। कव्वाली का आविष्कार अमीर खुसरो ने। ओके, तबला, तबले का आविष्कार किसने किया था? तबला, इन्होंने ही किया है तबले का आविष्कार। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, दादिन धिन्ना। ओके, सितार का आविष्कार चाचा खुसरो ने किया है। ओके, आर्टिकल्स कब आएंगे? जल्दी आएंगे सारे, अभी ये क्लास के अंदर में ही कराने वाला हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसी क्लास के अंदर मैं आर्टिकल्स भी कराऊंगा सारे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वाले। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग 20 आर्टिकल्स देखेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो प्लीज टीम एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि कोई आंसर इस तरीके से दिख ना रहा हो बच्चों को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम घनी आबादी वाला है? ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जो बच्चा दिमाग लगा पाएगा वो अच्छे से कर पाएंगे इसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये है आप लोगों का। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड, कौन सा राज्य सबसे कम घनी आबादी वाला है? तो कम घनी आबादी मतलब होता है कि भाई एरिया ज्यादा है, लोग कम है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में हर 1 किलोमीटर के बक्से के अंदर में अगर हम ऑन एन एवरेज निकाले तो केवल 17 लोग रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे अधिक घनी आबादी जो है वो आप लोगों को मिलेंगी बिहार के अंदर में। ठीक है, बिहार के अंदर में हर 1 किलोमीटर के बक्से के अंदर में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, और भारत का, पूरे भारत का एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे इंडिया का, तो ये निकल के आता है 382। ये पिछले वाले केवीएस के अंदर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को ही अलग शब्दों में यहां पर में पूछा गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो अब कर पाओगे आप लोग? जल्दी से लिख दीजिए, तीनों पॉइंट लिखेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा। 1000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी, ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक पोल यहां पर मैं डाल दीजिए कि बच्चे ज्यादा किस में पढ़ना प्रेफर करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, या दोनों लैंग्वेज में। एक ये प्लीज बना दीजिए जल्दी से। चलिए, तो अंटार्कटिका जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसके पास में है। ठीक है,
तो माउंट विंसन, ये आप लोग याद रखिएगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ये मैं आप लोगों को जो हमारा चैप्टर होता है जिसके अंदर में हम लोग सारे के सारे हम लोग पढ़ते हैं हमारे कॉन्टिनेंट, उसके अंदर में आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, हमेशा, और केवीएस वाली बैच के अंदर में भी इसको पूरा पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की, ठीक है। माउंट किलीमंजारो कहां, कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट किलीमंजारो, जल्दी बताइए। और किलीमंजारो लिखना है हर किसी बच्चे ने, मैं आपसे कह रहा हूं, माउंट किलीमंजारो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीम प्लीज इस क्वेश्चन को एक किसी ना किसी जगह पे कम्युनिटी में, और केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी डाल दीजिएगा ताकि बच्चों की रिवीजन होती रहे। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट विल्सन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा लाइव कॉन्करेंट बच्चे उतने ज्यादा, ठीक है, ओके, जितने ज्यादा लाइव बच्चे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मैं, ठीक है। ठीक है, कर दीजिए इसको, कोई इशू नहीं है, दिखा देते बच्चों को। ये यहाँ पर में एक बच्चा है, ठीक है, उन्होंने लिखा है कि जैसे कोर्स का प्राइस है उसके ऊपर में लिखा है, मैं जस्ट दिखा देता हूँ। उन्होंने जैसे अभी शायद अभी टीम ने आके डाला है यहाँ पर में, भाभी सर ने, ठीक है, कि सर आपको, अच्छा फैज सर ने डाला हुआ है, आपको मिल भी तो रहा है यूट्यूब पे से, ठीक है, यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, ऐसा वो उनका मानना है, ठीक है। 50-60 लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, अभी ये सेशन में ले रहा हूँ, ठीक है, तबीयत खराब होके भी, सारी चीजों के अंदर में। ये देखिए पिछली वाली आपकी 3 घंटे की क्लास मैंने लिया था, ठीक है, ये देखिए आप लोग 3 घंटे 17 मिनट की मैंने क्लास लिया था पिछले बार। यूट्यूब से पता है कितना इनकम हुई है उसकी, ठीक है, 59 रुपए 32 पैसे। आपको लगता है 59 रुपए 32 पैसे के अंदर में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन चलाया जा सकता है? आप लोगों के लिए मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं, उसको मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको दिक्कत ना यूट्यूब से पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं देखिए कुछ होशियार लोग होते हैं इस तरीके से बोलते हैं, पता पता आता पता कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, पेड का कोर्स है, प्राइस है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। कुछ भी यार, मतलब ये देखिए, आप एक काम करो, आप जो है केवीएस के अंदर में सिलेक्ट हो जाओ, और आप इतने रुपए के अंदर में काम करो, इतने रुपए डेली के ऊपर में, ठीक है, इतने रुपए डेली के ऊपर में काम करो। कौन बोला था? मैं भी देख लेता हूँ, मैंने भी, मेरा ध्यान नहीं गया उस समय में, ठीक है, आशीष कुमार रोझा, ठीक है, आशीष कुमार ओझा, ठीक है, आशीष कुमार ओझा है, ठीक है। चलिए, तो भाई देख लो, तुमको रेवेन्यू चाहिए था ना, तो ये 3 घंटे की क्लास है मेरी, 3 घंटे 17 मिनट तक मेहनत की। उससे पहले आप सोचिए पीपीटी बनाने में कितने मेहनत लगी होंगी, ठीक है, और 59 रुपए 32 पैसे उसमें से मिले हैं, ठीक है। वो आके लेके चले जाना मेरे से, चेक बना के तुमको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेकर आना, लेकिन कि केवीएस सेलेक्ट होने के बाद में तुम वहां से सैलरी नहीं उठाओगे, ठीक है। मतलब जो भी 60-70 हजार रुपए सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी नहीं उठाऊंगी, वो स्टैम्प पेपर पे मेरे को लिख के देना, मैं ये 59 रुपए 32 पैसे तुमको दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सोन नदी क्या महानदी की सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बताएंगे आप लोग। चंबल यमुना की, मानस ब्रह्मपुत्र की, चेनाब इंडस की। तो देखिए फ्रेंड्स, चेनाब नदी जो है ना, ठीक है, चेनाब, झीलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है, रिवर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं इसको। मानस रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट वाली। चंबल नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल, अगर आपने मान लीजिए कि एक लव लेटर लिखा है यहाँ पर में, ठीक है, और चंबल के पानी में फेंक दिया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पानी के ग्लास वगैरह में डाल के सील करके, पुराने के जमाने में लोग करते थे ना, तो चंबल का पानी बहते बहते यमुना में जाएगा, फिर यमुना से वो जाएगा गंगा में, ठीक है, फिर गंगा से होते हुए वो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और जो गंगा नदी का संगम होता है, फिर वहां से मेघना नदी, फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़ा इमेजिन करने में आसानी होगी। तो चंबल का पानी यमुना में जाकर मिलता है। सोन नदी यमुना महानदी की नहीं, बल्कि एक गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है, ना कि महानदी की, ठीक है। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, कौन सा वाला सुमेलित नहीं है ये बोला है आपसे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, नॉट महानदी, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आप लोगों का। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर आप लोग करते जाइए। मुझे बताइए, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे मुझे जल्दी से, ये क्वेश्चन अपने आप में इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है। चंबल का पानी कौन से नदी में जाकर मिल जाता है? ठीक है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये 3 पॉइंट्स आप हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिखेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग यहां पर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ओके, इसके अंदर में बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन से राज्य जहां पर में बायकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधायिका। मैं जब तक ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, प्लीज टीम एक बार पोल ले लीजिए बच्चों से कि हिंदी में उनको पढ़ना पसंद होता है, इंग्लिश में, या फिर बाइलिंगुअल। एक बार जल्दी से ले लीजिए और थोड़ा लंबे समय तक रहने दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर में द्विसदनीय विधायिका या बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत के राज्यों में विधानसभा तो है ही। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपके राज्य में बाइकैमरल है या नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। जल्दी से कमेंट के अंदर में एकदम फास्ट लिख देंगे जो भी बच्चे हैं। ठीक है, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं। सर मैंने आपसे पढ़कर ही सीटेट, दोनों सीटेट के पेपर पास करी हूँ। अंश पटेल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे ही करिए, आपका केवीएस भी क्लियर होगा, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करने का मतलब ये होता है यहाँ पर में कि भाई विधानसभा तो हर राज्य के अंदर में है ही। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर में विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब 2 सदन है वहां पर में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां जहां पर में उनको बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाले राज्य बोला जाता है। तो ये है यूपी और बिहार। ठीक है, यूपी, बिहार। ठीक है, यहां पर में हो जाता है महाराष्ट्र, उसके नीचे में कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, उसके बाजू में तेलंगाना, और उसके बाजू में यहां पर में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कितने राज्य हो गए? 6। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में 6 राज्यों के नाम लिख दो जल्दी से। ठीक है, तो बिहार में है, यूपी में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, तो मतलब यहां पर में आंसर हो जाएगा डी। ओके, इस तरीके से आप लोगों को लगाना था। तो 6 राज्य है और 6 के 6 राज्यों के नाम लिख देंगे। यहां पर मैं आप देख पा रहे हो कि ये 6 के 6 राज्यों के अंदर में है। पहले जम्मू कश्मीर में जो है हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 में जब से जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि बाइफर्केशन हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान परिषद भंग हो गई। ठीक है, तो जो राज्य है उनके नाम आप लिख देंगे। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हो तो हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा, बिहार से, यूपी से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र से। आपके राज्य में है या नहीं ये बता दीजिए मुझे। अगर है तो यस लिख दीजिए, नहीं है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो वहां पर में नहीं है तो नो लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब यहां पर में एक चीज देखिए आप लोग, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम नाम का एक शहर है। ओके, आज के तमिलनाडु में आप लोगों को मिलेगा महाबलीपुरम नाम का शहर। वहां पर में शोर मंदिर है, शोर, शोर। ठीक है, सावन का महीना, कौन मचाए शोर था यार वो, सावन का महीना, अरे कौन शोर मचा, कोई तो शोर मचा रहा था, वो वाला शोर नहीं है ये। ठीक है, ये तट वाला शोर है, तटीय मंदिर। ठीक है, तटीय, तट, तटीय मंदिर। अच्छा, पवन करे शोर था वो, ठीक है ठीक है, सावन का महीना पवन करे शोर था वो। ओके, तो ये वाला शोर नहीं है, ये तट वाला शोर है इंग्लिश में। इसको हिंदी में भी क्यों शोर लिखा गया है? क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में एग्जाम के अंदर में ही शोर टेम्पल उसको लिखकर आता है। तो तटीय मंदिर आ सकता है या शोर मंदिर भी आ सकता है, शोर टेम्पल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, शोर टेम्पल। तो ये जो तटीय मंदिर है, मतलब कि तटवर्ती इलाके में बनाए गए हैं, समुद्र के किनारे पे। तो ये किसने बनाया था महाबलीपुरम के अंदर में? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर में। शोर टेम्पल का निर्माण कार्य, तो शोर टेम्पल का निर्माण उसी व्यक्ति ने कराया है जिसने कांचीपुरम के अंदर में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। अब ये मैं आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था, पल्लव राजा, उसी ने बनाया। चलो हिंट दे दिया आपको, अब बताइए यहाँ पर में 1000 बच्चे यहाँ पर में क्रॉस हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में रहेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो 1000 क्वेश्चन आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। तो सभी बच्चे पूरा सेशन को लाइव देखिए अच्छे से, ताकि ज्यादा नंबर बढ़ सके, और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ते रहेंगे इसमें, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नरसिंह वर्मन द सेकंड, ठीक है, कौन से वंश का है? पल्लव वंश के है। तो नरसिंह वर्मन सेकंड कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे। ठीक है,
महाबलीपुरम के अंदर में तटीय मंदिर का निर्माण। तटीय मंदिर मतलब ये इस तरीके से देख रहे हो, तट के इलाकों के ऊपर में ये इस तरीके से कई सारे मंदिर बने हैं, तो इनको शोर टेम्पल्स बोला जाता है, वो ग्रुप को शोर टेम्पल। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया 1984 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। भाई मतलब पहाड़ों को, पत्थरों को तराश तराश के काट बनाई गए मंदिर ये, ठीक है, नरसिंह वर्मन द सेकंड ने। वैसे ये महाबलीपुरम नाम का जो शहर है, इसका थोड़ा सा इतिहास बताऊं क्या मैं आपको? इसकी कहानी शुरू होती है इसके परदादा से, नरसिंह वर्मन दो के परदादा से। उनका नाम था नरसिंह वर्मन, ठीक है, एक। ओके, इसके परदादा का नाम था नरसिंह वर्मन दो के परदादा का नाम था नरसिंह वर्मन एक। उन्होंने इनका नाम, इनको ममल्ला भी बोला जाता था प्यार से, ममल्ला। आपका घर का नाम क्या है? आप लोगों के घर का नाम होगा ना कुछ यहाँ पर में, ठीक है, ममल्ला इनको बोलते थे, ममल्ला। तो इन्होंने ममल्लापुरम बनाया था, ममल्लापुरम नाम से बनाया था, ममल्लापुरम। हमने उसका नाम बदल के बहुत धीरे 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 उसका नाम महाबलीपुरम हो गया, ममल्लापुरम से, ठीक है। तो ये नरसिंह वर्मन एक जो थे, उन्होंने ये शहर बसाया था, और उस शहर के अंदर में उनके पोते ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन दो ने तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, देखिए चांद है किसी का नाम लड्डू है, लड्डू बाबू, चंदा, बहुत सारे अलग अलग नाम है यार आप लोगों के, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई की, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 के अंदर में हुई थी, 1861 में, ठीक है। इसके स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे जब इसका गठन किया गया? वायसराय कौन थे उसके, ये बताना है आप लोगों ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, इसका काम ये होता है कि जो पुराने जमाने के जो शहर है, या पुराने जमाने की इमारतें हैं, पुराने जमाने के जो किले हैं, पुराने जमाने में जो भी चीजें होती थी, उनकी खुदाई करके या उनकी खोज करके उनको संरक्षित करना, और उनकी अध्ययन करना, उनकी पढ़ाई करना, और ये पता लगाना कि हमारे पुराना इतिहास क्या था, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी 1861 में। और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बने थे, जो इसके पहले मुखिया बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्हीं को, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है, ये बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे हैं, हिंदी में 42% बच्चों ने बोला है, इंग्लिश में 6%, और बायलिंगुअल बोला है 51% बच्चों ने, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास में 1 मिनट और देते हैं हम लोग, आप लोग लगा दीजिए आप लोगों का जो भी आप लोग यहाँ पर में लगाना चाहते हो। ओके गुड। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पितामह इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो 1861 के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन वो हर बच्चा कर पाएगा जिसने पेड कोर्स के अंदर में मेरी नॉलेज कैप्सूल देखी है। बताइए जल्दी से, कितने बच्चे थे उस क्लास के अंदर में या जिन्होंने देखा है? दीवाने अमीर कोही, मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी बता देंगे मुझे? जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए कितने सारे बच्चे जो यहाँ पर मैं बता रहे कि उन्होंने वो क्लास देखी है। तो दीवाने अमीर को ही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या कृषि विभाग था ये, ठीक है, कृषि विभाग। और इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवाने अमीर को ही। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो दोनों प्रकार से बन सकते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, कौन सा डिपार्टमेंट था? ठीक है, एग्रीकल्चर का था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया था उसका नाम क्या था? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप लोग याद रखिए कि क्या 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 हो सकता है उसके अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ठीक है। दीवाने बंदगा, बंदगान, ठीक है, बंदागान मतलब कि ये वो लोग जिनको गुलाम बनाया गया, स्लेव्स का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज,
बकाया वसूल करने के लिए कई सारे लोग जो है वो अपना टैक्स वैक्स नहीं भरते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज बनाया था। दीवान वजारत, राजस्व और वित्त विभाग मुगल साम्राज्य के समय में जो होता था, दीवान वजारत बोलते थे उसको, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान अर्ज, सैनिक विभाग था, बलबन ने बनाया था सैनिक अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक को लिखा है इनमें से, बताइए जल्दी से। जियाउद्दीन बर्नी ने इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहानदरी, ठीक है, ये दोनों की दोनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहानदरी, फतवा ए जहानदरी, जहानदरी। अब कई सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर ये याद कैसे होगा, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें डरने की बात नहीं है। डरना उस व्यक्ति को है जो इन सारे क्वेश्चन को देखकर भाग जाता है या कोशिश नहीं करता, जब पढ़ाया जा रहा होता है तब रिवीजन नहीं करता, बार बार गलती करने से डरता है, वो बच्चे को डरना चाहिए। लेकिन आप जो के हिम्मत वाले बच्चे हो, जो क्वेश्चंस को कर रहे हो यहाँ पर में डटे हुए हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, उनको डरने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद होने वाली चीज है, अपने आप होती है, ठीक है। तारीख है फिरोज शाही और फतवा जहानदरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। मैं फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार चाहूंगा कि जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, और जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर में क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिए, हर एक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे फैला दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। सिक्किम कौन सा वर्ष था जब भारतीय राज्य बन गया था? आज मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कराने वाला हूं, तो उसके लिए भी जुड़े रहिएगा आप लोग। बताइए जल्दी से। तो सिक्किम जो है कौन से वर्ष में भारत का राज्य बन गया था? इसमें दो चीजें हैं। अगर आपसे बोला जाए एसोसिएट स्टेट कब बना था, ठीक है, सहायक राज्य, तो ये बना था 1974 में, 35वें संविधान संशोधन के जरिए। और फुल स्टेट कब बन गया था? फुल स्टेट कब बना था? तो ये बना था 1975 के अंदर में। दोनों चीजें प्लीज याद रखनी है आप लोगों ने। अगर आपसे बोला जाए कि इंगेजमेंट कब हुई थी, इंगेजमेंट टाइप का समझ लो ना, एसोसिएट स्टेट बन गया, ओके, कि भारत का एसोसिएट स्टेट, एक विशेष प्रकार का स्टेट, एसोसिएट स्टेट 1974 में, और पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना दिया, फुल स्टेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1875 में। तो यहां पर मैं एक भारतीय राज्य बोला है ना, एसोसिएट राज्य नहीं बोला है, भारत का केवल राज्य बोला, स्टेट बोला है, तो स्टेट मतलब फुल स्टेट ही होता है, ठीक है, तो आंसर 1975 हो जाएगा इसका, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के जरिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है, 21वें नंबर का राज्य बना था भारत का ये। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। ब्लैंक, भारत में मैंगनीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंगनीज जो एक मटेरियल है, मेटल है, ठीक है, ये कौन से जो है राज्य में सबसे ज्यादा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन सा है? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ फ्रेंड्स। मैंगनीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक करता राज्य है ना, वही राज्य जो है बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादन करता है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो है इसमें से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। तो मैंगनीज और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करता राज्य है उड़ीसा, ये आप लोगों ने याद रखना था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ओके। तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, मैंगनीज और बॉक्साइट। और ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत तेजी से आप लोग आंसर भी कर रहे हो, मुझे ये अच्छा लगता है आप लोगों का कि आप लोग पढ़ते पढ़ते आंसर्स भी करते जा रहे हो कमेंट के अंदर में, ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था? देखो मौर्य वंश बहुत ही महान भारत के अंदर में वंश हुआ है, मतलब आप समझिए यहां पर में कि भारत लग पूरा का पूरा भारत जो है इनके कब्जे में आ गया था एक समय में, ठीक है। ये साम्राज्य था, वंश भी क्या, साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी, फिर बिंदुसार और फिर अशोका ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, बट बाद के जो शासक थे उसको संभाल नहीं पाए, और आखिर में बृहद्रथ जो आखिरी शासक था मौर्य वंश का, लास्ट वाला, आपसे ये भी पूछ सकते हैं आखिरी कौन था, बृहद्रथ था। इसको किसने मार दिया था? उसी के एक सेनापति ने मार दिया था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य वंश का खात्मा करके शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मारा था? बृहद्रथ था।
जितने ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को याद होता जाएगा। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बार आप लोगों को याद होता जाएगा। ओके, चलिए 23 लाइक्स हम लोग दूर है यहाँ पर। मैं हमारे 1000 के पहले सेकंड नंबर के टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप सभी के लोग। ठीक है, सेशन को लाइक जिन बच्चों ने कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, अब 21 बचे हैं केवल। नाउ अब एक क्वेश्चन, हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमने लिए हैं। हमारे भारत के संविधान के अंदर में पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में होंगे। ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया है? ये हमने यूएसए के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, यूएसए के संविधान के अंदर में से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ठीक है, उन सभी बच्चों को जिन्होंने 1000 प्लस लाइक्स करने में यहाँ पर में योगदान दिया है। ये पूरा सेशन उन सभी बच्चों को समर्पित, 1000 जो से ज्यादा जो बच्चे, 1014 जो बच्चे हैं, उन सभी लोगों को ये सेशन समर्पित जिन्होंने इस सेशन के अंदर में मोटिवेशन दिया है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, ये क्वेश्चन कितनी सारी एग्जाम्स में आ चुका है और आप लोगों की एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है। हमारे भारत के संविधान के अंदर में काम का बंटवारा कर दिया गया है। कुछ काम होंगे यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट, कुछ होंगे स्टेट गवर्नमेंट के काम, और कुछ होंगे जो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, बोथ, और इसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती, समवर्ती सूची। अब ये जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है आपका, ठीक है, ये हमने जो है कहां से लिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ओके, समवर्ती सूची जो है हमारी, इसका कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। पहले एजुकेशन जो है वो आप लोगों का स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, फिर बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उसको समवर्ती में डाल दिया। मतलब अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसके ऊपर में कानून बना सकती है एजुकेशन पे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस चीज को। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आज आपको अभी थोड़ी देर में 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनकी प्रैक्टिस, उसके जो है रिवीजन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। उसमें आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। अभी के अभी लाइव कराऊंगा मैं आपको, तो आखिरी तक बने रहिए आप सभी लोग। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 17 ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। मतलब जात पात के नाम पे आपने छुआछूत नहीं करना है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है उससे, उसके बारे में ये बात करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है, जो आपकी पढ़ाई को 10 गुना आगे बढ़ा देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। टीचिंग परीक्षा का क्वालिटी कंटेंट, टीचिंग परीक्षा के क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी टीम जो दिन रात मेहनत करती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इतने सारे एआई के फीचर्स, एआई के साथ में टेस्ट, एआई के साथ में आपकी सारी वीडियोस, ये सब कुछ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सिलेक्शन कराने में आपकी मदद करता है। तो जितने भी बच्चे, अगर आप लोग टीयर 1 के लिए, ठीक है, जो कि कॉमन है सबका, टीयर 1 प्लस टीयर 2 पीआईटी का, या टीयर 1 प्लस टीयर 2 टीजीटी का जो आपको दिख रहा है, उसमें अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आज के आज हो जाइएगा। और आज रात में 12 से पहले जितने भी बच्चे एनरोल हो जाएंगे उन सभी लोगों को लूसेंट की जो बुक है, ठीक है, उसके ऊपर में आधारित जो प्रश्न है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, चलिए, और जो बच्चे थे जिन लोगों ने ये फीचर्स इस्तेमाल किए, उनके रिव्यूज आप देख सकते हो कि कितने पॉजिटिव है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये सारी चीजें। ओके, तो खिलजी वंश के तुरंत बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? जी हाँ, बिल्कुल, विक्की एसके जी। अब तो कंपटीशन एआई से, मैं इसी हवा में नहीं कह रहा कि भाई केवीएस मतलब टीचिंग परीक्षा होने वाला है इस बार। बहुत मेहनत की है, कई सारी रातें जो है ना जाग जाग के काटी है। और मैंने अकेले ने नहीं, पूरी टीम ने, हमारी जो टीम है, जो टेक्निकल टीम है हमारे, उनको भी मैं यहाँ पर मैं श्रेय देना चाहूंगा। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर में लोग हैं, मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा भी एक दिन। ठीक है, जो दिन रात काम करते हैं। रात के 2 बजे मैंने कॉल किया कि एक फीचर के अंदर में चेंज करना है हमने, वो बंदा रात में 2 बजे उठ के जो है उसको उसको ठीक किया, ताकि और ज्यादा बेहतर उसको और बनाया जा सके। एक आइडिया आया, रात में 2 बजे मैंने कॉल किया, वो उठ के करने लगे। इतने डेडिकेटेड टीम है, इसीलिए कह रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा से ही सिलेक्शन होंगे।
क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए एआई तक मेहनत कर रहा है। चलिए, तो खिलजी वंश के तुरंत बाद कौन आया था? तो देखिए यहाँ पर में सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आया था, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, जिसको स्लेव डायनेस्टी आप लोग बोलते हो, स्लेव गुलाम वंश, ठीक है। फिर आया आप लोगों का खिलजी वंश, खिलजी। फिर आया तुगलक, तुगलक वंश। फिर आया सैयद वंश। फिर आया लोधी वंश, ठीक है। तो खिलजी के बाद में तुगलक वंश आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का हो जाएगा बी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? अब इस चीज को ना मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा, बट मुझे इसके लिए आपका अप्रूवल चाहिए कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसको आपको, तो इसको मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें बता दूं कि कौन कौन कैसे कैसे बना, फिर आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है? ओके, अब ध्यान से समझिए आप लोग मेरी बात को, मैं जो लिख रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। सबसे पहली बात, पहले क्या होता था, गवर्नर्स होते थे, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर का पद हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। और पहले गवर्नर जो थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है, आपके जो व्यक्ति जिसने बक्सर की लड़ाई से पहले जो हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, उसके अंदर में जीत दिलवाने का काम किया था, रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये किया गया था आपका, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। और इस तरीके से पहले जो गवर्नर जनरल थे आपके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। अब क्या होता है आगे जाकर, ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये किया गया था 1833 में, 1833 के जरिए। और पहले बने थे आप लोगों के विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये वही है विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा हटाई थी। फिर बाद में इस गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, वायसरॉय, और ये किया गया था 1858 के अंदर में। और पहले जो वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, चलिए, तो मुझे बताइए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, हर बच्चा लिखेगा। देखो, मैं अगर यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी मैं यही चीज एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग आंसर करोगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर में बनी थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया 1833 में, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। इसी पोस्ट का नाम बदल के 1858 में, 1858 में कर दिया गया वायसराय, और पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। 3 लाइक्स दूर है हम लोग 1100 से, तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। तो आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए मेरे लगाने के पहले। 1 2 3 आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है, ठीक है, ये बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटक। मैंने नॉलेज कैप्सूल करके क्लास ली थी आपकी, इसको हम लोग नॉलेज कैप्सूल प्लस सपनों वाली क्लास नाम देंगे अब हम इसको, जैसे मैंने पिछले बार लिया। ये मैंने जैसे इसको आपको बताया, मैंने बहुत स्पीड में, मैं इसके ऊपर में 5 मिनट लेना चाहता था आप लोगों से, 5 मिनट, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब के ऊपर में थोड़ा सा बाइंडिंग ये होती है कि स्पीड में चलना होता है, ठीक है, कहीं नहीं तो इधर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन पेड में क्या होता है कि आप लोगों के लिए मेरे पास में बहुत ज्यादा समय होता है, मैं कितना भी समय आप लोगों को दे सकता हूँ वहां पर, मैं डिटेल में बता सकता हूँ। मैं इसको डिटेल में कम से कम 5 मिनट तक एक्सप्लेन करना चाहता था इन सारी चीजों को, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो सपनों वाली क्लासेस है उनके अंदर में हम लोग उनको डिटेल के अंदर में भी देखेंगे। ओके, पेड क्लास के अंदर में जैसे पिछली वाली क्लास लिया था ना मैंने नॉलेज कैप्सूल की, वैसे ही। तो कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, कथक, नादिन धिन्ना, भाई नॉर्थ इंडिया का है ये, यूपी का, ठीक है, यूपी, कर्नाटक का नहीं है कथक, तो ये गलत है। कथक कली केरल का है, ठीक है, तो कथक कली, और एक और है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम,
देखो शर्मा गई मोहिनी, फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों के दोनों केरल के हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। और कथक है यूपी का। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो आप लोगों से क्या पूछा है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, सही वाला या गलत वाला। तो आप लोगों से पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सही वाला, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्लीज एक बार जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताते जाइए मुझे स्क्रीन पर से देख के। भरतनाट्यम कहाँ का है ये बताएंगे मुझे। भरतनाट्यम सर लूसेंट वाली क्वेश्चंस कहाँ से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए अगर आपने ऑलरेडी पेड कोर्स लिया हुआ है या आप आज रात 12 बजे से पहले पहले ले लेते हो तो आपको लूसेंट वाली जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो उसमें आपको मिल जाएगा। एक फोल्डर हम लोगों ने बना भी दिया आप लोगों के ऐप के अंदर में, ठीक है। उसके अंदर में कल शाम तक सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है। करीब 5,000 के करीब क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये पूरी बुक जो है लूसेंट की, ठीक है, लेटेस्ट वाली, उसके ऊपर में आधारित प्रश्न बनाए आपके, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये मुझे बताएंगे आप लोग। और सत्रिय डांस कहाँ का है। कुचिपुड़ी और सत्रिय, जल्दी से स्क्रीन के ऊपर में देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कुचिपुड़ी कहाँ का है और सत्रिय डांस कहाँ का है। कुचिपुड़ी और सत्रिय स्क्रीन पर देखो और आंसर करो, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ नॉलेज कैप्सूल जो हम लोगों ने क्लास ली थी ना, उसके रिव्यूज देखिए, जो रात में क्लास ली थी हमने। और मुझे याद है फ्रेंड, देखिए रात के 12:10 हो रहे हैं, रात रात तक क्लास लेकर आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं किया है, ठीक है। इसी तरह भी क्लास लीजिएगा सर, बहुत अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट क्लास झकास, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं सर कि नींद कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। मेरा जीके बहुत वीक है बट आपकी क्लास में हर चीज याद हो जाती है, ठीक है। आपका क्लास का दीवाने हैं हम, बहुत इंतजार होता है आपके क्लास का। वर्षा कुमारी बोल रहे, किरण कुमारी बोल रहे, माइंड फ्रेश हो गया सर, इट्स सो एनर्जेटिक क्लास। आपसे बात, आपसे बेस्ट कोई और गुरु हो ही नहीं सकता। थैंक यू, बस आरती जी आप मेरे से अच्छे गुरु बनोगे। नीलोफर गजाला बोल रहे बहुत ही मजा आया सर, जबरदस्त सेशन है आपका क्लास में सर, नींद भी गायब हो जाती है। नीलोफर गजाला बोल रहे, ठीक है। बच्चों के रिव्यूज है पेड क्लास के। चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान आया था। तो देखिए कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के दौरान में वैन सांग आया था। वैन सांग, चीनी यात्री वैन सांग। इसको पता है आपको क्या, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी अभी आपको बताता हूं मैं। तो ये भारत के अंदर में, ठीक है, हर्षवर्धन का जब शासन था ना उस समय में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन का शासन जब भारत में इधर साइड में हर्षवर्धन का शासन था नॉर्थ इंडिया में, तब भारत में आया था ये वैन सांग, चीनी यात्री। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार क्यों, क्योंकि इसकी जो यात्राएं है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रोमांचिक है और उसने जो चीजें लिखी है, ठीक है, हमें बहुत सारी जानकारी दी थी उसके बारे में। तो यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन। अभी थोड़ी देर के अंदर में जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हर्षवर्धन, यात्रियों का राजकुमार, वैनसांग इन्हीं के शासनकाल के दौरान आया था, ठीक है। फाहियान जो है फ्रेंड्स पहला चीनी यात्री था, फाहियान जो भारत में आया था, ठीक है। ये आया था चंद्रगुप्त 2 के समय में। और वैनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में आया था। फाहियान की जो पुस्तक है उसका नाम है फो क्यू की, ठीक है, फो क्यू की। और चचा वैनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की, ठीक है। दोनों की पुस्तकों का नाम याद रख लीजिए आप लोग। फो क्यू की किसकी पुस्तक का नाम है और सी यू की किसकी पुस्तक का नाम है, दोनों ही आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है। फो क्यू की, सी यू की, ओके। चलिए बहुत आपका जो है इंतजार खत्म होने वाला है, जल्दी हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको भी हम लोग थोड़ी देर के अंदर में स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाइए यहाँ पर में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, परमहंस मंडली का गठन जो है वो क्यों किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसमें इसका गठन हुआ था, परमहंस मंडली का गठन। और इसका जो गठन हुआ था वो था कास्ट सिस्टम के खिलाफ में, जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, ठीक है। तो परमहंस मंडली जो है दुर्गा राम मेहता जी, ठीक है, दाडोबा पांडुरंग, ऐसे जो लोग थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसको आज महाराष्ट्र बोला जाता है, वहां पर में इसकी स्थापना की थी, कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए, परमहंस मंडली का, ठीक है।
तो इसका परमहंस मंडली का गठन हुआ था 1849 के अंदर में, ठीक है। जाति प्रथा से लड़ने के लिए गांधी जी ने पहला जो है सत्याग्रह कहां पर में किया था, जल्दी से बताइए। जैसे ही हम यहाँ पर मैं 1100 क्रॉस कर जाएंगे, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर जरूर कर दीजिए, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता हो, एक एक जगह पे भी एक बच्चे ने कर दिया तो हम हमारा टारगेट अचीव कर जाएंगे। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी का पहला था और ये हुआ था 1917 के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, गांधी जी का पहला भारत के अंदर में सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे गांधी जी, दादा अब्दुल्ला जो थे उनके फर्म में काम करने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए क्यों थे? घूमने के लिए गए थे क्या यहाँ पर में हनीमून पे और वही रह गए वहां पर? नहीं, ठीक है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका 1893 के अंदर में। क्यों गए थे? ठीक है, दादा अब्दुल्ला करके एक व्यक्ति थे, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ठीक है, उनके फर्म में, ठीक है, काम करने के लिए गए थे, उनके कानूनी सहायता देने के लिए उनको, दादा अब्दुल्ला की फर्म में काम करने के लिए। फिर गांधी जी आते जाते रहते थे लेकिन परमानेंटली वापस आ गए थे 1915 में, टू बी स्पेसिफिक 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। इसी वजह से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ओके, चलिए, केवल 40 बच्चे दूर है हम लोग 1100 से। जैसे ही 1100 टच होगा वैसे ही हम लोग जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे। तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए हर एक बच्चा जल्दी से। एल्लोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? एल्लोरा की गुफाएं जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। और ये एल्लोरा की गुफाएं जो है इसके अंदर में 3 धर्मों की आपको गुफाएं मिलती है। वो बताना है आप लोगों ने कौन कौन से धर्म है ये। तो हिंदू धर्म है, ठीक है, बुद्धिस्ट है और जैन धर्म है। हिंदू धर्म की जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को 17 गुफाएं मिलेंगी, 12 बुद्धिस्ट धर्म की और 5 जैन धर्म की। जल्दी से बताइए टोटल कितना होता है? टोटल आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। तो एल्लोरा की गुफाएं कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। 17, 12, 5, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर इसका होगा। 14 बच्चे दूर है 1100 से हम लोग, ठीक है। इसी में एक आपको कैलाश मंदिर भी मिलेगा। कैलाश मंदिर एल्लोरा में है। कैलाश मंदिर, कैलाश नाथ नहीं, कैलाश, कैलाश टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनवाया था? ये बनाया था कृष्णा वन ने, कृष्णा वन। देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, कैलाश नाथ टेम्पल बोला जाए कांचीपुरम का तो वो नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। कैलाश टेम्पल बोला जाए एल्लोरा का किसने बनाया था? तो कृष्णा वन, राष्ट्रकूट वंश का 2nd नंबर का राजा था कृष्णा वन। एक बच्चा दूर है हम केवल 1100 के टारगेट से, ठीक है। चलिए टीम प्लीज तैयार रहिए जल्दी से आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस कराने के लिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद में टेस्ट भी लूंगा आर्टिकल्स की, ठीक है। आर्टिकल्स की टेस्ट लेने वाला हूं मैं आप लोगों की। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अश्व घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। अश्व घोष ब्लैंक के दरबार में दरबारी कवि थे जिन्होंने ब्लैंक की रचना की थी। अश्व घोष जो है फ्रेंड्स कनिष्क नाम का जो राजा था उसके दरबार में दरबारी कवि थे। कनिष्क नाम का राजा, उसके दरबार में दरबारी कवि थे। कश्मीर का शासक था कनिष्क, ठीक है। और उन्होंने बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक लिखी है। एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है डायरेक्टली, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग की, बुद्ध चरिता किसने लिखी है? तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध चरिता नामक पुस्तक जो है अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा के अंदर में। अश्व घोष के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आप लोगों का कुछ कि बुद्ध चरिता नामक पुस्तक किसने लिखी? बुद्ध चरिता कौन सी भाषा में लिखी गई है ये भी आप मुझे बता देंगे। तो ये लिखी है अश्व घोष ने, अश्व घोष ने, ठीक है। सुपर टेट के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन, अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन को कविता के फॉर्म में लिखा गया है, पूरा का पूरा, पूरा गौतम बुद्ध का जीवन इसमें लिखा गया है, कहानी पोएम के फॉर्म में, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ही बन गया है, पहला एक क्वेश्चन। अशोक जो है वो क्या करता था, ठीक है, अपने जो भी मैसेज है, जैसे हमारे आज के मोदी जी जो है वो मन की बात कहां पर में आके करते? टीवी रेडियो के ऊपर में आके करते हैं ना, ठीक है। मन की बात करते या अपनी बात संदेश पहुंचाना उनको, उस समय तो था नहीं टीवी रेडियो वगैरह, तो अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे बड़े बड़े खंभों के ऊपर में, पत्थरों पे अपने मैसेजेस वो लिखवाता था वो, ठीक है। और अलग अलग राज्य के अलग अलग जगहों पे उसको रखवाया था। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, हम भूल गए थे उसको पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं करके जो है सैकड़ों सालों में। तो इसको किसने वापस से पढ़ के हमको बताया? तो जेम्स प्रिंसेप, ये वो व्यक्ति है जिसने वापस से इसको पढ़ने में सफलता हासिल की। उसने कई सारे हजारों जो है शिलालेख पढ़े और उन शिलालेखों में से फिर उसने पूरा कंसेप्ट निकाला 1837 के अंदर में कि भाई इसका मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने में सफलता हासिल की। अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलता अशोक के बारे में ज्यादा अगर जेम्स प्रिंसेप नहीं होते। तो भगवान, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप की आत्मा को शांति
ठीक है, जया, सुषमा, रेखा, सब कुछ दे, जो जो भी उनको चाहिए, जो पसंद आई होंगी उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। 1100 आप लोगों ने कर दिया, आई विल कीप माई प्रॉमिस। अब पूरा सेशन ध्यान से देखेंगे आप सभी के सभी लोग। इसके बाद में मैं आप लोगों से टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों की, हर बच्चा तैयार रहेगा टेस्ट के लिए। ओके, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आर्टिकल नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भारत का अनुच्छेद 1 भारत को किस प्रकार से वर्णित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को ये क्या कॉन्फेडरेशन कहता है, महासंघ कहता है, राज्यों का संघ कहता है, क्या बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है, विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ये बोला गया है। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मैं एग्जैक्ट लाइन बताता हूं आपको। आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारे देश के दो नाम है। ठीक है, इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये बोला गया है यहां पर में। ओके, तो आंसर होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया भारत के, भारत का नाम आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में दिया गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के अंदर में भी लिखते जाएंगे एकदम स्पीड में। ओके, और मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस होने के बाद में लास्ट में टेस्ट लेने वाला हूं, तो हर बच्चा रेडी रहेगा यहाँ पर में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सारे के सारे आर्टिकल्स आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी मिल जाएंगे, जितने भी आर्टिकल्स है, और उनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस भी। ठीक है, ओके, तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं भारत के अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 17 है आपका, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारे भारत के अंदर में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में, इस आर्टिकल को लागू करने के लिए। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कब आया था? ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, मतलब कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया आर्टिकल नंबर 17 के तहत 1955 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति, भारत की विदेश नीति कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए भारत की विदेश नीति? भारत जो है वो किसी भी दूसरे देश के मामलों में एक तो टांग नहीं अड़ाएगा, दूसरी चीज दूसरे देशों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 51 में दिया हुआ है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सिंपल सी बात है, 51, विदेश में शांति। ठीक है, विदेशों के साथ में एक तो झगड़ा नहीं करेंगे, पहले हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, और विदेशों में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये वाली बात यहां पर में बोली गई है। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 312 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है हमारे भारत के अंदर में ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है? ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक तो है आप लोगों की, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर में आता है आप लोगों का आईएएस की एग्जाम। ठीक है, आईपीएस की एग्जाम ऑल इंडिया सर्विसेज है, और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर इसके अलावा और कोई भी सर्विस बनानी है तो वो अधिकार राज्यसभा के पास में है। राज्यसभा, देखो मनी बिल अगर कोई है, कोई भी बिल अगर मनी बिल है तो लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है। लेकिन अगर ऑल इंडिया सर्विसेज कोई भी बनानी है आपने, अखिल भारतीय सर्विस बनानी है, इनके अलावा या इनमें से किसी को हटाना है, तो लोकसभा नहीं, राज्यसभा के पास में पावर है। राज्यसभा जो है उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत राज्यसभा उसको बनाएंगी या हटाएंगी। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस की रिवीजन भी लूंगा मैं लास्ट में आपसे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर भारत सरकार कोई कानून लेकर आती है और उसमें किसी भी तरीके से टैक्स को बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, या उसमें कोई तो भी फेरबदल करना चाहती है, ठीक है, तो टैक्स से रिलेटेड अगर कोई चीज है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भारत की संचित निधि है उसमें से पैसा निकालना डालना कुछ भी है इस तरीके से, तो मनी बिल लाना पड़ेगा, धन विधेयक। और धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में दिया हुआ है। तो कोई भी चीज अगर टैक्स से रिलेटेड है, कोई भी बिल आता है, कोई विधेयक आता है, कोई कानून बनाने के लिए लाते हैं और वो टैक्स से रिलेटेड है, तो उसको धन विधेयक माना जाएगा। और धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम फैसला कौन लेगा? तो ये फैसला जो है कि धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा का स्पीकर लेते हैं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको नॉलेज कैप्सूल में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये फैसला लोकसभा के स्पीकर का होता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया गया, मनी बिल घोषित कर दिया गया, तो उसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
फिर पास होने के बाद में जाएगा वो राज्यसभा में, और राज्यसभा केवल 14 दिन होते हैं राज्यसभा के पास में अपनी कोई सलाह देने के लिए। अब वो सलाह या तो लोकसभा माने या ना माने, लोकसभा पे डिपेंड करता है। मतलब मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास में ज्यादा अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज, धन विधेयक को लेकर, मनी बिल को लेकर क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है पार्लियामेंट की? 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 बोलता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ज्वाइंट, ठीक है, सिटिंग मतलब कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठे नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो है 110 के तहत जो मनी बिल है उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। प्लीज ये लिख दीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन आएगा, ज्वाइंट सिटिंग क्या बुलाई जा सकती है? क्या मैं इसके ऊपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लूं आप लोगों से अगले क्लास के अंदर में? ठीक है, नॉलेज कैप्सूल के अंदर में भी ले लेंगे हम लोग। नॉलेज कैप्सूल आप सभी लोगों के लिए फ्री भी कर दूंगा, पेड वाले स्टूडेंट को तो चलो नोटिफिकेशन से चला जाएगा। बाकी बच्चे जो है आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में रहिएगा, मैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे क्लास लूंगा नॉलेज कैप्सूल की पोल के साथ में, ताकि आप लोगों की वहां प्रैक्टिस भी हो जाए। हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे उसमें, थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि मानसिक तौर पर दिवालिया हो गए हैं, मतलब उनको सोचने समझने की उनके पास में शक्ति नहीं है अभी, ठीक है, या वो संविधान के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। और ये हटाने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 61। इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। आज तक एक भी राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग नहीं चला है, ठीक है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई अगर इलीगल काम करते हैं या संविधान के खिलाफ जाकर काम करते हैं, या उनकी मानसिक स्थिति अब खराब हो गई, पगलैट हो गया है एकदम, ठीक है, तो उस केस के अंदर में हटाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ओके, ये भी बात बोली गई है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है हमारे भारत के अंदर में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जैसे 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, वो इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 19 से लेकर 22 तक जो है वो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक। 25 से लेकर 28 तक के जो है वो बात करते हैं आपके रिलीजन से रिलेटेड, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 29-30 जो है ये आपके बात करते हैं कल्चरल और जो माइनॉरिटीज है उनके अधिकार को लेकर, कल्चरल जो राइट्स है माइनॉरिटीज के उनके लिए। और आर्टिकल नंबर 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसी बीच में आर्टिकल नंबर 23 और 24 आते हैं जो शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 ये बोलता है कि मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। क्या लगता है आप लोगों को, आप समझदार बच्चों, क्या इंसानों को खरीदे बेचने की अनुमति होनी चाहिए क्या? बताइए आप लोग, बताइए, क्या खरीदने बेचने की अनुमति होनी चाहिए? जैसे पुराने जमाने में होता था, गुलाम बनाकर खरीदा बेचा जाता था, बच्चों को खरीदा बेचा जाता था, महिलाओं को खरीदा बेचा जाता था। क्या खरीदने बेचने की अनुमति होनी चाहिए? नहीं, ये बहुत खराब चीज है। तो इंसानों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है उसको हिंदी में, इंग्लिश के अंदर में, ठीक है। और मानव व्यापार हिंदी के अंदर में बोला जाता है। तो मानव व्यापार को बंद कर दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, क्या उन लोगों को हानिकारक जगहों पर, जैसे कि बारूद फैक्ट्री हो जाए, कांच की फैक्ट्रीज हो जाए, क्या उन जगहों के ऊपर में इनको जो है काम पे रखना चाहिए? नहीं। तो आर्टिकल नंबर 24 चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल जो यहाँ पर में जो बालक होते हैं छोटे छोटे से, उनको काम के ऊपर में जो रखा जाता है, बाल मजदूरी, उसके ऊपर में पाबंदी लगाता है आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों मिलकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बनाते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये दोनों एक प्रकार से शोषण है, ठीक है, कि लड़कियों को या बच्चों को या पुरुषों को, ठीक है, बेचा खरीदा जाए या बच्चों से काम करा जाए, ये शोषण है। तो शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24 में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 लाइक्स दूर है हम लोग 1300 से, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने डी लगा दिया है? नहीं लगाया तो अभी लिख दीजिए कमेंट के अंदर में जल्दी से। ओके, चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि भाई आपके पास में 6 प्रकार की फ्रीडम्स है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है आपके पास में। कौन कौन सी? एक तो बोलने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की अधिकार है आपके पास में, ठीक है, बोलने का अधिकार है।
पीसफुली असेंबल होने का अधिकार, कहीं पे भी आप शांतिपूर्वक जो है वो इकट्ठा हो सकते हो, हाँ बिना हथियार के, नहीं तो पता चले जेब में कट्टा लेकर और हथियार लेकर इकट्ठा हो रहे हो, ठीक है। अपनी यूनियन वगैरह बनाने का अधिकार, यूनियन वगैरह बनाने का अधिकार, आपका संघ बनाने का अधिकार अपना, ठीक है। एक होता है आप लोगों का देश के कहीं भी हिस्से में घूमने का अधिकार, ठीक है। देश में कहीं पे भी जाके बसने का अधिकार और अपने मनपसंद व्यापार को या बिजनेस को या काम को शुरू करने का अधिकार। ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल, पता चले कि सर मैं तो ना गांजा ड्रग्स का बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो झंडू बाम वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते तुम, ठीक है। जो लीगल है ओके वो काम तुम शुरू कर सकते हो, तुमको कोई नहीं बोल रहा, और देश में कहीं पे भी जाके बस सकते हो। चलिए तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें जो दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये तो आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक में दिया हुआ है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 ओके। यहां पर में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल नंबर 19 के 6 में से एक है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप लोग, आर्टिकल नंबर 21 ए क्या कहता है आप लोगों से। जी मनीष सिंह कौशिक जी स्वागत है आपका। सर आर्टिकल नंबर 21 ए के तहत अपने पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं क्या। हाँ अगर वो भी रेडी होनी चाहिए ना। प्रियांशु क्या नाम है तुम्हारा, प्रियांशु यदुवंशी, लड़की तैयार होनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि तुम बोलोगे सर मेरी मनपसंद लड़की कैटरीना कैफ है, उससे शादी करनी है, अरे वो भी तो तैयार हो, ठीक है। हाँ आपके पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है, प्रोवाइडेड कि वो भी तैयार है, ठीक है, नहीं तो कोर्ट जा रहे हो जज साहब देखो। आर्टिकल नंबर 21 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का क्या है, आर्टिकल नंबर 21 ये जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, ठीक है, लाइफ का। लेकिन जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, वो तो चलो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन जिंदा रहने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए तुम्हारे को शिक्षा भी जरूरी है। इसी वजह से आर्टिकल नंबर 21 के बाद एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया 21 ए के नाम से, और ये डील करता है आपके एजुकेशन से, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम अच्छा एजुकेशन भी जरूरी है सनम, तो तुम्हारी सनम अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, या तुम्हारा सनम नहीं पढ़ा लिखा है तो पढ़ाओ लिखाओ उसको, ओके। वैसे छोटे बच्चे अगर तुम्हारे हैं तो उनके लिए तो आर्टिकल नंबर 21 है ही, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है ये आर्टिकल नंबर 21 ए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ओके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 21 से कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जल्दी से मुझे बताएंगे, और ईयर भी बताएंगे मुझे, और उस समय पीएम कौन थे ये भी बता देंगे मुझे, जल्दी जल्दी से तीनों क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए कमेंट के अंदर में आप लोग, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी। देखो भाई आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स है वो राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। अब गिन लो आप, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो 5 आर्टिकल्स जो है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5, समानता के अधिकार के तहत। अब समझ में आया ना ये क्वेश्चन कैसे करते, नहीं तो पता चले कि आप कंफ्यूज हो जाते एग्जाम में, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करना इसलिए भी जरूरी है ताकि समझ आ सके कि कैसे प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों से, ओके। और एक बार प्लीज जल्दी से शेयर भी कर दीजिए हर एक जगह के ऊपर में, ताकि ऐसे ही हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा सकूं, जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा पाऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस बारे में अधिकार देता है आपको। चलिए 1200 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1200 क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हर किसी को मिल जाएंगे, तो सभी 1200 बच्चे आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आ जाइएगा, आज रात भर बैठकर सारे के सारे 1200 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। 1300 भी हो सकते हैं अगर आप सभी लोग एक साथ जल्दी से शेयर कर दे तो, जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। मैं तो यहाँ सोच के आया था 5000 बच्चे अगर करते तो 5000 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा हर किसी के लिए ऐप में, तो जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर भी करते रहेंगे और सेशन को लाइक भी करते रहिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस कौन सा अधिकार देता है, ये राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, ठीक है, जीवन का अधिकार, ओके। चलिए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई थी। बोला गया था कि भाई जब भी सही समय आए भारत सरकार ने ये कोशिश करनी है कि भारत के अंदर में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ठीक है। तो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर आर्टिकल नंबर 40 में, ठीक है, ये बात कही गई थी,
आर्टिकल नंबर 40 में देखिए कुछ चीजें हैं, मैं बताता हूं यहां पर मैं इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई। आर्टिकल नंबर 11 वो नागरिकता से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आर्टिकल नंबर 44 की बात करता हूं मैं। देखो, देश में अगर हर किसी को सजा बराबर मिलती है, ठीक है, क्रिमिनल जो केसेस है, आपने मर्डर किया, किसी और रिलीजन के व्यक्ति ने मर्डर किया, समान सजा मिलेंगी। क्रिमिनल मामले में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, क्रिमिनल मामले में। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर में पर्सनल लॉ की, धार्मिक मामलों की, वहां पर में सब अलग अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू कोड है, ठीक है, जो है जैन पर्सनल बोर्ड है, उसके बाद में आपको बता दूं मैं यहाँ पर में क्रिश्चियन पर्सनल बोर्ड है। तो हर किसी के कानून अपने मामले में अलग है, ठीक है। सिविल मामले में तो भाई सिविल मामले में भी यूनिफॉर्म लाने की कोशिश की जाएंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समान, सिविल मतलब, ठीक है, सिविल मतलब बताइए जल्दी से क्या होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो नागरिक मामलों के अंदर में जो अपने पर्सनल मामले होते हैं उनके अंदर में भी समान नागरिक संहिता जो है लाने की कोशिश की जाएंगी। संहिता लाने की कोशिश की जाएंगी, ये वाली बात की गई है आर्टिकल नंबर 44 में, ठीक है। अभी उत्तराखंड जो है आजादी के बाद पहला राज्य बना है जहां पर में समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है। देखो, आप 4 बीज बोओगे खेती में, तो वो 8 हो जाएंगे, ठीक है, खेती में तो बीज बढ़ जाते हैं। आप 4 बकरे बकरियां पालोगे तो वो 8 हो जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 हो जाएंगे। कैसे होंगे अब वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है, बच्चे हो नहीं पहली बात तो आप लोग, ठीक है। तो 4 मतलब खेती, कृषि, कृषि और पशुपालन, पशुपालन को बढ़ावा देना है अपन ने, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है, ये आर्टिकल नंबर 48 में दिया। कृषि और पशुपालन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये बताना है आप लोगों को। तो आर्टिकल नंबर 48, 4 बीज डालेंगे तो 8 बीज हो जाएंगे, कृषि से रिलेटेड हो गया 48। 4 बीज नहीं, 4 बकरे बकरी पालोगे, अरे बकरे बकरी शर्मा गए, ठीक है कोई नहीं, 4 से 8 हो गए, ठीक है, यहाँ भी 4 से 8 हो गए। पशुपालन समझ में आ गया क्या। अब मेरे को नहीं लगता आप सारी चीजें भूल जाओगे, मेरे को पता है, लेकिन ये नहीं भूलोगे कभी भी। बोलोगे क्या आप लोग 48 वाला? 48 नहीं बोलोगे आप कभी भी। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी याद करने का तरीका आसान है। 4 और 4 देखो समान है ना, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। 4 बंदर है तो 8 बंदरिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। अभी फिलहाल में वि, विज्ञान इतना, हो भी सकती है पता नहीं आगे जाकर, लेकिन अभी फिलहाल में बंदर बंदर से बंदरिया नहीं, पता नहीं मेरे को, ठीक है, अभी फिलहाल में तो नहीं है पॉसिबल। हाँ बंदर बंदरिया होंगी तो फिर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, अनुच्छेद 44 का संबंध किस चीज से, ये बताइए आप लोग। बहुत इंटरेस्टेड क्लास है सर, थैंक यू वेरी मच अमृत कुमारी जी, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ में आप लोग जितना ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे उतना ज्यादा जो है मुझे भी पढ़ाने में फिर मजा आता है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर, जी सो स्वीट, चलो थैंक यू वेरी मच। देखिए तो राइट, मैंने आपको बताया कि 4 और 4 सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आर्टिकल नंबर 51A किस चीज से डील करता है, जल्दी बताइए। आर्टिकल नंबर 51A, देखो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स है ना, वो तो डीपीएसपी के है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। यहाँ से 52 से जो है अलग आर्टिकल्स चालू होते हैं हमारे, 52 मतलब राष्ट्रपति होगा और ये अलग सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बीच में जबरदस्ती हम लोगों ने क्या किया, एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 51A। कब जोड़ा था ये भी बता दीजिए मुझे, जबरदस्ती जोड़ा है, बीच में घुसाया है हमने। तो ये जो है आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको अधिकार है तो कुछ आपके राइट, आपके अधिकार है तो कुछ आपके
कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। ठीक है, आज मुझे भी पहली बार पढ़ने का मन कर रहा है सर। वेरी गुड शाहीन क्वीन जी। देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा मजा आपको पेड क्लास में आता होगा। जितने बच्चे हैं ना जिन्होंने नॉलेज कैप्सूल देखा उन लोगों को पता होगा कितना हम लोगों ने डिटेल के अंदर में पढ़ा है और इससे ज्यादा मस्ती करते हुए। ठीक है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 51 के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। आपकी टोटल 11 ड्यूटीज है, 11 कर्तव्य आपके देश के प्रति। पहले 10 थे, ठीक है, फिर एक और जोड़ा गया। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और जोड़ा गया आपका 2002 में। तो अब टोटल 11 हो गए, और जो 10 थे वो जोड़े गए थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी के समय में 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है आपके, ये क्वेश्चन बन सकता है। जल्दी बताइए कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों की। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है आपकी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 11, पहले 10 थी। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 51A है अकेला। आर्टिकल नंबर 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को किस चीज के बारे में शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 352 जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नेशनल इमरजेंसी से डील करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी से डील करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 356 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, कोई राज्य अगर मान लीजिए कि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे 2 राज्यों के नाम बताओ जिस पर आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अगर कोई राज्य है ठीक से उसमें फंक्शन नहीं हो रहा है या वो राज्य संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा है तो हम ये लगा सकते हैं। और 360 जो है वो बात करता है कि अगर हमारे देश के अंदर में मान लीजिए कि पैसा खत्म हो जाए हमारे देश का, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वैसे आज तक नौबत आई नहीं है ऐसी और भगवान करे अभी आए भी ना कभी। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर में नहीं लगी है। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है। ओके, मुझे जल्दी से बताइए आप लोग की कौन कौन से आपके जो है राज्य जहां पर मैं आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। देखिए आज क्या हम 1300 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अगर आप हर एक बच्चा जल्दी से एक एक बार एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना तो हम लोग जो है 1300 पार कर जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आज रात में ही मैं सारे के सारे जितने भी बच्चे, हमारा 1200 का तो हो चुका है, जितने बच्चे और यहाँ पर मैं अभी लाइव देखेंगे, ठीक है, 1300 तक हम पहुंच जाएंगे तो 1300 क्वेश्चन आपके लिए मैं ऐड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2 राज्य ऐसे जहां पर मैं आज तक नहीं लगा है। एक तो है तेलंगाना, तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, और दूसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यही 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, केवल 2 राज्य। ये मैंने आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पढ़ाया था पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, और आगे में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाता रहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जल्दी बता दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को अभी बताता भी हूं कि आप लोगों को पेड ऐप के अंदर में कहां पर में मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको पूरा का पूरा फ्लो बताऊंगा अभी मैं। तो भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये गड़बड़ है, 2 बार आ गया, तो आप आर्टिकल नंबर 148 मानिए उसको। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 324 जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, जो भारत के अंदर में बात करता है कि भारत में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका आर्टिकल क्या है, जल्दी से मेरे साथ साथ में लिखो, 324 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, ये प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, स्थापना जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी 1950 को, हमारे भारत के गणतंत्र बनने के जस्ट एक दिन पहले। ओके, और सुकुमार सेन जो है ये इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ओके, तो आर्टिकल नंबर 324 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल या जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? मतलब आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर आ गया है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के जो है धर्म और इसके आधार के ऊपर में उनसे रोकता है। तो आर्टिकल नंबर 15 जो है वो भेदभाव करने से रोकता है। वो बोलता है कि राज्य या मतलब हमारा जो देश है या सरकार है, कोई भी चीज है, वो किसी के भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी, नस्ल के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर, लड़का या लड़की है उसके आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगी। तो आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव से रोकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव से रोकता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को जो है एक गुड न्यूज दे दूं, यहाँ पर आपका पेड क्लास के आप लोगों को मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि आपको जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। अभी भी हमारे पास में मौका है, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है जल्दी से शेयर मार दीजिए। 1200 के बदले में हम 1300 क्वेश्चन कर देंगे, हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग जाओगे। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाने के बाद में आपने आप केवीएस के किसी भी कोर्स में चले जाइए, फ्री रहेगा आपके लिए। जो पेड स्टूडेंट है उनको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, जो फ्री जो बच्चे बाकी के हैं वो लोग क्या करेंगे, केवीएस के किसी भी कोर्स में चले जाइए। इतने सारे कोर्सेस है, उनमें से किसी में भी एक में चले जाइए आप, आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए लूसेंट वाला ये तो हम पेड स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ठीक है, 50 मॉक टेस्ट भी फ्री दे रहे हैं पेड स्टूडेंट्स को। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फ्री क्वेश्चंस के नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा। ठीक है, आज रात भर में मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि 1200 का आंकड़ा हम लोग टच कर चुके थे, तो 1200 क्वेश्चन अगर 1300 हो जाते हैं तो मैं 1300 क्वेश्चन कर दूंगा उसके अंदर में। ठीक है, तो ये फ्री क्वेश्चन वाला फोल्डर आपको मिलेगा, इसके अंदर में आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वो यहाँ पर में जाकर उसको देख सकते हैं। तो जो बच्चे भी है इसको याद रखिएगा। अभी हमारे पास में और क्वेश्चन बचे हुए, इसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप और आपको, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 48 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 48, ठीक है, 4 बीज डालोगे तो 8 बीज हो जाएंगे, 4 बकरे बकरियां पालोगे तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर में 86% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए याद हो गया आपको, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन। कितने लोगों को याद हो गया था ट्रिक के साथ में, आप हमेशा हमेशा के लिए? ठीक है, कोई भी भाषा में नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय यदुवंशी जी, आप जो भी भाषा आप चूज करोगे उसके अंदर में होगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, जो भाषा आप चूज करोगे उस भाषा में लिया जाएगा। ठीक है, कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स सी हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि लूसेंट के जो क्वेश्चन है वो 50 मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, अलग से भी आप ले सकते हो 99 के अंदर में, लेकिन कोर्स में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जा रही है। तो 999 के अंदर में आपको पूरा का पूरा टीयर 1 मिल जा रहा है। ठीक है, टीयर 1, अगर आप पीआरटी कर रहे हो, ठीक है, और टीयर 1, ठीक है, प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस आप चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो। आप लोगों को ये केवल और केवल जो है 14 जो है आपका 1599 के अंदर में मिल जा रहा है आप लोगों को। केवीएस 1200 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना आप लोग। ओके, केवीएस 1200 कूपन कोड का। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, और ये सारी चीजें चाहते हो, टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू, तो आपको 1799 में मिल जाएगा अभी। जब टीयर 1 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में अकेला केवल टीयर 2 आप लोगों को 1799 या 299 के अंदर में मिल सकता, 2099 के अंदर में मिलेगा। इसमें भी आप केवीएस 1200 का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास में मौका है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844
इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कॉल कर दीजिए, ठीक है, या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। अब हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्विज करते हैं जल्दी से। टीम क्या रेडी हम लोग क्विज के साथ में? कौन से नंबर की स्लाइड है प्लीज एक बार बता दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग उसके आंसर्स करते जाइए जल्दी जल्दी से। आप लोग मुझे बताइए कि आर्टिकल नंबर 1 में हमारे देश के नाम, दो हमारे देश का नाम क्या और क्या दिया हुआ है, और हमारे देश को क्या कहा गया है, क्या होगा हमारा देश? फेडरेशन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, या फिर जो है मोनार्की होगा, क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 1 में? उसके बाद में मुझे बताइए कि आर्टिकल नंबर 17 किस चीज से डील करता है, आर्टिकल नंबर 17 किस चीज से डील करता है ये मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 मिलाकर इनको कौन सा पार्ट बोला जाता है, ठीक है। ये राइट टू इक्वेलिटी में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर मैं। आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे ये भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आर्टिकल नंबर 48 किस चीज से डील करता है, और आर्टिकल नंबर 44 किस चीज से डील करता है, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, ये किस चीज से डील करता है ये भी बताएंगे। ये 3 आर्टिकल्स आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कोशिश तो करो, ठीक है, कोशिश तो करो कम से कम। और ये सारे आंसर्स आप लोगों को कमेंट के अंदर में करते जाना है, ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट में आंसर कर सकते हो उतना ज्यादा आंसर करने की कोशिश करिए आप सभी के सभी। चलिए, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको उनको इम्पीच किया जा सकता है, राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, इम्पीच मतलब महाभियोग, ठीक है, महाभियोग उनके ऊपर में चलाया जा सकता है। वो कौन सा आर्टिकल है महाभियोग का, आर्टिकल बताइए मुझे, कौन से आर्टिकल के तहत उनको हटाया जा सकता है? हमारे भारत के संविधान के अंदर में कितनी फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, ठीक है, इसका एक तो आर्टिकल बता दीजिए मुझे, आर्टिकल एक ही आर्टिकल है बस, और कितनी है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, और पहले कितनी थी और एक कब जोड़ी गई वो भी बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में प्रीमियम क्वालिटी सक्सेस ओरिएंटेड कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं और नहीं चाहते कि भाई आप 3 साल तक और वेट करें, तो आप आज के आज ही जुड़ सकते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। और आप लोगों को ल्यूसेंट की जो बुक है वो भी आप लोगों को उसी के अंदर में, ल्यूसेंट की जो बुक और प्लस उसका जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए टीचिंग परीक्षा के कोर्स में, ठीक है, ऐप के ऊपर में, और वहां जाकर आप लोग जुड़ सकते हो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। नंबर आप लोगों का यहाँ पर में दिख रहा है, आप लोगों को एआई के साथ में भी आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, तो एआई आपकी सिलेक्शन के चांस को 10 गुना बढ़ा देता है, ठीक है, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 1+2 हो, पीआरटी के लिए टीयर 1+2 हो आपके, इसके लिए। और इसके अलावा आप लोग केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी जुड़ जाइएगा, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, इस पर भी हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं, ओके। क्या अगले बार भी हम लोग आगे के आर्टिकल्स ऐसे ही लेते रहे हर क्लास के अंदर में? मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी, क्या आगे में भी ऐसे ही आर्टिकल्स के क्लासेस हम लोग लेते रहे? मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, ताकि हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाते रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में आप लोगों के लिए पेड कोर्स के अंदर में हमने केवीएस का डिस्क्रिप्टिव ये भी डाल दिया है, ठीक है, जो आपकी आंसर शीट है इसको डाउनलोड कर लेना है आपने, और आप चाहो तो अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एआई जो है वो तो आपके लिए है ही, ठीक है, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसमें भी लिख सकते हो, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, केवीएस एनवीएस टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। आप क्या करिए, टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जाइए, यहाँ पर में ओएमआर शीट एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग शीट आपको मिल जाएंगी, ओएमआर शीट भी दी गई है, प्रैक्टिस करने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। केवीएस एनवीएस 2025 की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग शीट भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर में, ये इस तरीके से आप लिख एग्जैक्टली इसी तरीके की डिस्क्रिप्टिव शीट आपको मिलेंगी पेपर में भी, ओके। तो ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है ऐप के अंदर में, तो आप ऐप के ऊपर में जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो, कोई जो है समस्या आ रही हो तो आप कमेंट के अंदर में पूछ सकते हैं। और क्या ऐसा एक और सेशन लेना चाहिए? मुझे अगर यहाँ पर में दिखता है कि 1000 बच्चों ने कमेंट किया है,
इस सेशन के खत्म होने के बाद में 1000 बच्चों ने अगर कमेंट किया है कि जी हाँ ऐसा एक और सेशन होना चाहिए, 1000 कमेंट मुझे दिखते जैसे ही मैं सेशन खत्म करूंगा उसके 10 मिनट बाद में देखूंगा, तो जैसे ही 1000 कमेंट यहाँ पर में होते हैं मैं आपके लिए एक और क्लास लगाऊंगा ऐसी ही, जिसके अंदर में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी तरीके की, ठीक है। ऐसा 1000 और सेशन चाहिए सर, बिल्कुल मनीष कौशिक जी आपकी बात सुन लेंगे, आप बच्चों को बोलिए कमेंट करने के लिए, ठीक है, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा क्या टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली केवीएस कोर्स खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत कोर्स परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही आपको व्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर्स भी बने हुए हैं। आपको केवीएस के एग्जाम फोल्डर पर जाना है और केवीएस का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए आप केवीएस पीआरटी बैच लेना चाहते हैं, तो बस उस कोर्स पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, और अगर डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अपने फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका एनरोलमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।